डायबिटीज, ये दो रिस्क राइट। फैक्टर आप देखें। और अगर है तो फिर मतलब आपकी ग्रेड उस हिसाब से दे रहे हैं। बाकी कोई कह रहा है कि आप इसको जो बॉन लॉस है उसको डिवाइड करें एज से। तो मुझे सिर्फ ग्रेडिंग में था कंफ्यूजन कि ग्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टेजिंग का तो मुझे समझ आ रहा है। अच्छा, अगर कोई केस ऐसा आप कर रही हैं जिसमें जिंजाइवल रिसेशंस भी हो और ओपीजी पे इतनी बोन लॉस वगैरह नहीं हो, तो फिर आप स्टेजिंग किस तरीके से कर रही हैं? जिंजाइवल रेसेशन है और बॉन लॉस नहीं है ओपीजी में, ऐसा तो मुझे कोई केस ही नहीं मिला। जिनमें जिंजाइवल रेसेशन मिली है उनमें तो बॉन लॉस बहुत मिली है ओपीजी पे। आप सिर्फ मतलब उसके ओपीजी के हिसाब से जो बोन लॉस आपको नजर आ रही है उसके बेसिस पे कर रही हैं स्टेजिंग और ग्रेडिंग? जी, स्टेजिंग उसके बेसिस पे कर रही हूँ, पर मुझे ग्रेडिंग का समझ में नहीं आ रहा कि रिस्क फैक्टर्स को, क्योंकि अगर कोई फीमेल पेशेंट मुझे मिली थी एक लॉन्ग केस के लिए, तो वो तो ना मतलब जाहिर सी बात है स्मोकिंग नहीं करेंगी और उनका डायबिटीज था बट कंट्रोल था। तो फिर मुझे उनकी ग्रेडिंग समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सा ग्रेड देना चाहिए। बाकी स्टेजिंग जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ मैं ओपीजी के बेसिस पे कर रही हूँ। चलें, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो चीज़ें शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, मुझे इस तरह के केसेस मिलते थे तो फिर मैं वहाँ पे ओपीजी के अलावा और भी कोई चीज़ें देखता था स्टेजिंग के लिए, तो वो भी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँ। आप लोगों के सही। लिए शायद न्यू चीज़ें हो इसलिए मैंने पूछा। ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ जो आपकी डायग्नोसिस बनती है, जैसे आप लोग केस की एक एक तो चीफ कंप्लेन की डायग्नोसिस बनाते हैं। दूसरा होता है जी। पूरा जो केस क्या है उसकी डायग्नोसिस क्या है, ओवरऑल डायग्नोसिस, जैसे हाई केरीज रिस्क पेशेंट है आपका, जनरलाइज टू वीयर है, ये होगा आपका ओवरऑल डायग्नोसिस। उसके बाद जो है आपकी चीफ कंप्लेन की उसके प्रॉब्लम लिस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस बनेगी कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स थी। इस तरीके से अगर पेरियो की डायग्नोसिस आप वहाँ लॉन्ग केस में मेंशन करते हैं तो उसमें आपकी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आप स्टेज बताएंगे, ग्रेड होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, साथ में आप रिस्क फैक्टर्स बताओ। ये चारों जो चीज़ें मिलके आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस बताएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेजिंग को। भाई स्टेजिंग को अगर सिंपल वर्ड में हम डिफाइन में करूँ तो इसका मतलब ये है कि इट इंडिकेट्स द सीवियरिटी ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, चार स्टेजेस है हमारे यहाँ। इनिशियल पेरियोडोंटाइटिस है, मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस है, सीवियर पेरियोडोंटाइटिस विद पोटेंशियल फॉर टूथ लॉस, और एडवांस्ड है। अब सवाल ये कि इन चारों स्टेजेस पे पहुंचने के लिए हमें सिर्फ ओपीजी नहीं, हमें चार पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है। हमारे जो चार पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, इसमें सबसे पहला पैरामीटर हमारा होता है क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। दूसरा पैरामीटर हमारा है रेडियोग्राफ बॉन लॉस। तीसरा जो पैरामीटर है टूथ लॉस ड्यू टू पेरियोडोंटाइटिस। और चौथा फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स। ये चार चीजें। ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग में ओपीजी के बेसिस पे करता था। फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इस पे काम किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें मिली जिस पे मैं अपने आप को वहाँ जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो इसमें ये जो चार पैरामीटर्स हैं इसको आप लॉन्ग केस में किस तरीके से कर सकते हैं यूज़, तो हम वही मैं डिस्कस करूंगा इसमें। फिर अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला मैं पैरामीटर उठा रहा हूँ वो है क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। ठीक। भाई क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस कहाँ से आ गया, हम तो वही पढ़ रहे हैं शुरू से कि कॉर्डेंट वाइज जो है इसकी पॉकेटिंग चेक करो, जिसमें 3 आ रहा है जिसमें 4 आ रहा है वो पेरियोडोंटाइटिस की तरफ जाएगा, ये वो। जो प्रॉपिंग डेप्थ हम चेक करते हैं वो रिलायबल इंडिकेटर्स नहीं है हमारी इसकी बॉन सपोर्ट को, या रिलायबल इंडिकेटर पेरियोडोंटाइटिस का नहीं है, क्योंकि वो आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के साथ प्रोबिंग डेप्थ चेंज होती है, जैसे सॉइलिंग हो गई, अवर ग्रोथ हो गई, सॉइल। ठीक है। तो इस तरीके से जो गोल्ड स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो आपका क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस इन डिटरमाइनिंग द सीवियरिटी ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस जो है वो रेडियोग्राफ पे नजर नहीं आएगी, ये आपने क्लिनिकली चेक करनी है। ठीक है। तो क्लिनिकली कैसे चेक करेंगे क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, सवाल ये। तो इसका जो है सिंपल फार्मूला ये है कि आप जो है प्रोबिंग डेप्थ और रिसेशन,
इन दोनों को प्लस कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो प्रोबिंग डेप्थ चेक की है अराउंड फर्स्ट मोलर, वो क्या आई है 6 mm, और उसी के दौरान क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपने ये देखा है कि वहाँ पे जिंजावल रिसेशन भी हुई हुई है, तो फिर आप उसको भी मेजर करें। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। ये सिंपल फार्मूला है। अब अप्लाई करते हैं ये केस पे, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, ये सवाल है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आ रही है आपकी, प्रोबिंग डेप्थ आ रही है। अब प्रोबिंग डेप्थ को डिस्कस करते हैं। प्रोबिंग डेप्थ का यही है जो हम शुरू से ही फार्मूला, ये कोडिंग स्कोर जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, अगर फर्केशन होगी तो हमारा स्टार आएगा, ये आपको पता है। 3 आएगा तो फिर आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी। ठीक है, अगर 4 आ गया तो आप फुल पेरियोडोंटल चार्टिंग करेंगे। अगेन ये चार्ट आप लोगों को याद होगा, ऊपर जो है बच्चों का है, नीचे जो है एडल्ट्स का है। इसको डिस्कस करने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद होगा। आपको पता होगा प्रोब किस तरीके से यूज़ करना है, उसकी बेसिक मार्किंग क्या है, 3.5 कहाँ से शुरू हो रहा है, 5.5। ये वही चीज़ है जो हम पॉकेटिंग डेप्थ चेक करने के लिए फॉलो करते हैं। अब सवाल ये कि लॉन्ग केस में हम अगर ये पूरी पॉकेटिंग डेप्थ कर रहे हैं तो किन दांतों को इन्वॉल्व करें, टाइम को भी दिमाग में रखना है। तो मैं ये इंडेक्स जो है फॉलो करता था, 6, 1, 4, 6, 1, 4। ठीक है, मैं इस पे प्रैक्टिस करता था। अपर राइट में 6 में जाओ एंटी, अपर लेफ्ट में 1 लें, फिर 4 लें, फिर 6, इस तरीके से मैं इसको फॉलो करता। अच्छा, ये हो गई आपकी प्रोबिंग डेप्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 पे आप आ गए, फिर आप 1 पे आ गए, 4 पे आ गए। प्रोबिंग डेप्थ आप चेक करते जाएंगे और जो आपको वैल्यू आएगी आप कोऑर्डिनेट वाइज लिखेंगे वो, कि बीपी स्कोर इन दिस केस इज 2 इन अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर इंटीरियर में जो है आपका 1 था, 4 स्टार हो गया। इस तरीके से वहां पे आप बीपी स्कोर शो करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों को? यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछें, फिर हम आगे चलें। सर क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलें ठीक है। अभी हम क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस पे हैं। ठीक है, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस वो चीज़ है जो आप क्लिनिकली देख रहे हैं पेशेंट पे। ठीक, उसका फार्मूला क्या है, पॉकेटिंग डेप्थ विद जिंजावल रिसेशन। पॉकेट डेप्थ का वही कॉन्सेप्ट है जो हम शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब बात आती है जिंजावल रिसेशन की। आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जिस पे आप देखेंगे अराउंड इंटीरियर्स, प्री मोलर्स स्पेशली, अगर किसी की ब्रूशिंग हैबिट सही नहीं है तो आप वहाँ के कैनाइन और प्री मोलर स्पेशली आप चेक करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर आपको जिंजावल रिसेशन मिल रही है तो जिंजावल रिसेशन को ऐसे छोड़ना नहीं है, हमें मेजरमेंट करनी है उसकी। तो सबसे पहले आप मेयर कैसे करेंगे जिंजावल रिसेशन को, मेयरमेंट का मेयर करने का तरीका ये है कि यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सीमेटो एनामल जंक्शन। अगर आप इस केस में, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगी, जो कैनाइन है उसमें एपिकल माइग्रेशन हो गई है जिंजाइवा की। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका सीमेटो एनामल जंक्शन है, वो आपने आइडेंटिफाई किया है, यहाँ से जिंजाइवा नीचे चली गई। जो दूसरा पॉइंट है जहाँ जिंजाइवा खत्म हो रहा है, मतलब माइग्रेशन के बाद जहाँ जिंजाइवा खत्म हो रहा है, वहां से सीमेटो एनिमल जंक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं जिंजाइवल रिसेशन। अब यहाँ पे अगर जिंजाइवल रिसेशन आपकी 5 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर पॉकेटिंग डेप्थ इसकी चेक करोगे, पॉकेटिंग डेप्थ कैसे चेक करें, अगर मैं आपसे कहूँ इस दांत की आप पॉकेटिंग डेप्थ चेक करके दिखाएं तो कैसे करेंगे? तो आप प्रोब को सल्कस के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो जिंजाइवल मार्जिन जहाँ खत्म हो रही है, माइग्रेशन खत्म हो रही है, प्रोब वहां रखा हुआ है, उसके नीचे नहीं गया। अगर नीचे जाएगा तो वो क्या होगी, पॉकेटिंग डेप्थ होगी। ऊपर रहेगा तो क्या होगी, वो जिंजाइवल रिसेशन होगी। तो एंड रिजल्ट क्या है, आपने पॉकेटिंग डेप्थ प्लस में जिंजावल रिसेशन मेजर करके आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। ये है क्लिनिकल पैरामीटर आपका। ठीक है, ये आपका क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट था जिस पे हमने डिस्कशन की। ये फार्मूला है आपका। अगेन
सबसे पहले प्रोबिंग डेप्थ चेक करनी है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, अगर इस तरह के केसेस हैं जिसमें बहुत सारी जगहों पे जिंजाइवल रिसेशन हुई हुई है, तो हम कैसे करेंगे, हमारा तो टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ उस दांत की क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस डिटरमाइन करोगे जो क्या होगा, सीवियरली इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जो जिसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस आपको लगेगी, आप क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस भी उसी दांत की चेक करेंगे। ऐसा नहीं आप हर दांत की बैठ के जो है क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस करें। एटलीस्ट उनको आपको पता हो कि भाई क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस मैंने यहाँ पे मेयर की है। आप फाइंडिंग में बता सकते हैं, अगर आपसे मिस हो गई तो आपसे वो पूछेंगे कि भाई इसमें क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस क्या थी। तो ये चीज़ है इसमें। तो ये क्या है, ये फर्स्ट पैरामीटर है। अभी जी सिर्फ डॉक्टर, इस पे सच हम में से पूछें। जो क्लिनिकल अटैचमेंट हम कर रहे हैं, पहले जिंजाइवल रिसेशन को मेयर कर लिया, अगर प्रॉब्लम डेप्थ हमारी मीजियल डिस्टल अगर डिफरेंट आ रही है तो फिर हमें किसको ऐड करनी चाहिए, जो ज्यादा होगी वही आप सिर्फ जो बक्कल ही है ना उसको ऐड करेंगे। वाला, फिर यहाँ मीजियल डिस्टल को नहीं देखना? नहीं देखें ना, अब यहाँ पे तस्वीर को देखें। यहाँ क्या है, बक्कल साइड है ना, तो आप बक्कल की पॉकेटिंग डेप्थ उठाओगे। अगर इंटर प्रॉक्सिमली है तो आप इंटर प्रॉक्सिमली उठाएंगे क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस भी और पॉकेटिंग डेप्थ भी। यानी वर्स्ट साइड जो होगी, जहाँ पे आपकी जिंजावल रिसेशन वर्स्ट होगी, वो साइड उठाएंगे आप दोनों चीज़ों के लिए। सही। ये मैंने एक पिक्चर ऐड नहीं की, आपके बीडीजे का एक आर्टिकल था, उसमें इंटर प्रॉक्सिमली उन्होंने क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस कैलकुलेट की हुई थी। ठीक है, जी सही। आगे चलें अब। अभी सिर्फ हम जी जी। डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को, हमने अभी अप्लाई नहीं किया, हमने डायग्नोसिस बनाने के लिए अप्लाई नहीं किया। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं। चलो अब आपका रूटीन केस आ गया। अच्छा, ये पूरी उस जितनी भी डिस्कशन हमने की है, अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि भाई हम पॉकेटिंग डेप्थ भी चेक कर रहे हैं, जिंजावल रिसेशन भी चेक कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो इस पूरी पिक्चर में इन लोगों ने समराइज किया है। समराइज कैसे किया है, जो ब्लू कलर का पॉइंट है वो पॉकेटिंग डेप्थ को शो कर रहा है, वो बता रहा है कि आप पॉकेटिंग डेप्थ में प्रोब जो है सल्कस में लेके जाएंगे। ठीक है, बेस ऑफ द पॉकेट से जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉकेटिंग डेप्थ। और जो बेस के ऊपर वाला जो डिस्टेंस है जो ग्रीन लाइन से शो किया है, वो क्या है, जिंजावल रिसेशन है। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, रिसेशन प्लस पॉकेटिंग डेप्थ लीड्स टू यू क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस। ये इस पूरी डिस्कशन की जो समराइज्ड जो थी ये तस्वीर है। अच्छा, अब आपका सवाल, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर रिसेशन नहीं हुई हुई तो जाहिर बात है जो पॉकेटिंग डेप्थ होगी वही आपकी क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस होगी। और अगर सॉइलिंग है, कोई ऐसी चीज देख रहे हैं, जिंजावल ग्रोथ हुई है, तो आप प्लस नहीं करेंगे, आप माइनस करेंगे। ये कंडीशंस हो सकती हैं, ये रूल्स हैं इसके। ठीक है, अब बात आती है आपका जो क्राइटेरिया आप जो रूटीनली फॉलो करते हैं, रेडियो बोन लॉस। अगर क्लिनिक कोई ऐसा केस है जिसमें इतनी रिसेशंस नहीं है, तो हमारे पास जब ओपीजी आएगा। अच्छा ये बताएं, पेरियो के केस के लिए जो फुल रेडियोग्राफिक सीरीज मांगते हैं एज एन इन्वेस्टिगेशन, उसमें कितने एक्सरेज होते हैं? 16 पेरिएपिकल, 4 बाइट विंग्स। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये फुल रेडियोग्राफिक सीरीज आपने मांगनी है, अगर आपको ओपीजी पे आपको ऐसा लगे कि ये केस जो है पेरियो का केस है, तो आपने ये पूरी फुल रेडियोग्राफ सीरीज मांगनी है। वो देंगे नहीं, लेकिन नोट हो जाए। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हम उठाते हैं डॉक्टर मैम, रेडियोग्राफिक बॉन्ड। आप ये रिपीट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था इसके बारे में। 16 पेरिएपिकल रेडियोग्राफ और बाइट विंग कितने? 4 बाइट विंग्स होते हैं आपके। और अच्छा, ओके। ठीक है, ये फुल ठीक है। रेडियोग्राफ सीरीज होगी। हम जी। वहां पे मेंशन करते हैं आई नीड फुल रेडियोग्राफ सीरीज। फिर अगर वो डिस्कशन में पूछेंगे भाई फुल रेडियोग्राफ सीरीज क्यों मांगी, इसमें कौन कौन से एक्सरेज होंगे, तो आप बताएंगे वहां पे। ठीक है, ये स्पेशली पेरियो के केसेस के लिए। जी जी जी। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है, जो आप रूटीनली फॉलो कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रे ने बताया कि हम ओपीजी के बेसिस पे देखते हैं, हमारे पास ओपीजी आएगा, हम उसमें जितने भी एनालाइज करते हैं बोन लॉस है। तो रेडियोग्राफिक बोन लॉस का ये 4
रेडियोग्राफिक बोन लॉस के बेसिस पे आपकी स्टेजिंग 4 कैटेगरीज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 2 जो है कोरोनल थर्ड है, स्टेज 3 मिडिल थर्ड है, और स्टेज 4 क्या है, एपिकल थर्ड है। स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ बोन लॉस का है, वो कैसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ओपीजी के बेसिस पे हम देखें, आप अभी कर रहे हैं ओपीजी के बेसिस पे, आप बॉन्ड को नहीं देख सकते। हम वहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया ना कि हम पीए व्यू मांगते हैं, बाइट विंग रेडियोग्राफ्स मांगते हैं, ये आइडियल है आपका तरीका किसी भी पेरियो के केस में बॉन्ड लॉस को इवेल्युएट करने का। अब ओपीजी हमारा मेन चीज़ है वहाँ पे, तो हमें मजबूरन उसको यूज़ करना है। लेकिन आइडियली जो रेडियोग्राफिक बॉन लॉस आपकी जो यूज़ होती है ना, वो पेरिएपिकल और बाइट विंग रेडियोग्राफ्स को देख के फिर होगी, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भाई क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस या मेजरमेंट्स अनअवेलेबल है, वो केस है ही नहीं ऐसा जिसमें आप क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस कैलकुलेट कर सके। तो वहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया जो यूज़ होता है स्टेजिंग के लिए, वो होता है रेडियोग्राफिक बॉन लॉस। अब ये पूरा आपने जो है याद किया होगा, स्टेज 1 है जो अर्ली है, उसमें <15 है। स्टेज 2 जो है आपकी कोरोनल थर्ड है, स्टेज 3 मिड थर्ड है, स्टेज 4 जो है एपिकल थर्ड है। अगर आपके पास पीए व्यूज आ गए, सीरीज आ गई, तो आपने देखा कि भाई ये जो है बॉन लॉस इतनी है कोरोनल थर्ड पे, तो ये स्टेज 2 का केस है, या ओपीजी में आपने देख लिया, तो आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा ये केस मेरा स्टेज 2 का है, स्टेज 3 का है, जो आप रूटीनली ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। अब तीसरी चीज आती है नंबर ऑफ मिसिंग टीथ। आपके पास जब फर्स्ट टाइम ओपीजी आएगा ना, जब आप मांगेंगे मे आई हैव ओपीजी ऑफ दिस पेशेंट टू कोरिलेट माय क्लिनिकल फाइंडिंग्स, तो ओपीजी आने के बाद भी एक आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा कि ये केस मेरा पेरोडोंटाइटिस का भी हो सकता है। कैसे होगा? दो चीजों से होगा। एक चीज होगी, जब आपकी नजर उस पर पड़ेगी, आपको लगेगा यार इसमें तो दांत बहुत सारे मिसिंग है, बीडीज भी नहीं है, मिसिंग है दांत, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा आपको बोन लॉस से वैसी आइडिया हो जाएगा कि इसके लोअर राइट में तो काफ़ी बोन लॉस हुई है, अपर राइट क्वाड्रेंट में भी बोन लॉस हुई है, एक रफली आपको आइडिया हो जाएगा ये केस मेरा पेरोडोंटाइटिस का भी हो सकता है, तो मुझे इन्वेस्टिगेशन में ध्यान देना होगा। दूसरा, आप इसको कैसे को रिलेट करेंगे? जब आप डेंटल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उसमें आप पूछते हैं कि आपने कोई दांतों की एक्सट्रैक्शन करवाई हो, कोई दांत दाढ़ वगैरह निकलवाई थी आपने, या दांत वगैरह निकलवाए थे, वजह क्या थी, दर्द की वजह से निकलवाए थे या खुद ब खुद गिरे थे। अमूमन ये केसेस होते हैं कि वो खुद दर्द की वजह से निकलवाए थे, तो वो आप समझ जाएंगे भाई ये हाई केरीज का होगा, कोई पेन वगैरह हुआ होगा। और अगर खुद बता रहे खुद ब खुद गिरते गए, तो मतलब वो उसकी बोन लॉस हुई होगी जिसकी वजह से दांत गिरते गए, मतलब पेरियोडोंटाइटिस का केस है। तो ये तीन हिंट हैं जो आपके पास एक आपको लेके जाएंगे, इशारा देंगे कि भाई इसमें पेरियोडोंटाइटिस भी हो सकती है, तो मुझे वो कंपोनेंट भी माइंड में रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोबिंग डेप्थ तो हमने डिस्कस कर ली, मोबिलिटी आप वैसे ही चेक करते हैं। अगर आप बोन लॉस देख रहे हैं तो आप उसका पैटर्न भी देखें, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। आप फर्केशन को अच्छे से देखिएगा, स्पेशली अराउंड मोलर्स, ठीक है। स्टार दे देना जब जिस क्वाड्रेंट में हो, रिज डिफेक्ट्स भी देख लीजिएगा, रिज को एनालाइज भी कीजिएगा अगर काफ़ी अरसे से कोई पोस्टीरियर दांत मिसिंग है। ये जो चार चीज़ें हैं, ये आपके एडिशनल फैक्टर्स हैं, ये आपके ट्रीटमेंट प्लान को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे वो उसका हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कितनी चीज़ें, चार पैरामीटर्स हो गए हमारे। एक हो गया क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, दूसरी चीज़ क्या हो गई, रेडियोग्राफ बोन लॉस, तीसरी आपकी हो गई नंबर ऑफ मिसिंग टीथ, और चौथा फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स। ये चार फैक्टर्स मिलके आपको किस तरफ लेके जाएंगे? आपको स्टेजिंग की तरफ लेके जाएंगे। अब सवाल दिमाग में होगा कि भाई अब मैं वहां पे एकदम से कैसे बताऊंगा ये स्टेज 2 है स्टेज 3 है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये जो चार्ट है इसको याद कर लें। अब ये जितनी चीज़ें की हैं, ये इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। उसके बाद ये जो चार्ट है ये आपने याद करना है।
जैसे अगर किसी केस में 1 to 2 mm क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस आ गई और रेडियोग्राफिक बोन लॉस भी कोरोनल थर्ड पे है और उसकी हिस्ट्री में कोई टूथ लॉस नहीं है, और जो बोन लॉस है वो भी हॉरिजेंटल है, तो वो पूरी स्टेज 1 होगी। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल आती है स्टेज 3 और स्टेज 4 में। दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करना है भाई? दोनों में पॉकेटिंग 5 से ज़्यादा मिल रही और क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस 5 mm से ज़्यादा है। बोन लॉस भी आपको मिडिल थर्ड तक मिलेगी, मिडिल थर्ड बियॉन्ड तक मिलेगी। फर्क जो आपको इसमें आप डिस्टिंग्विश करेंगे वो दो चीज़ों के बेसिस पे करेंगे। एक तो नंबर ऑफ टूथ लॉस स्टेज 4 में 5 से ज़्यादा होंगे, और दूसरा आपको एडिशनल प्रॉब्लम्स मिलेंगी स्टेज 4 में। याद रखिएगा, एक है बाइट कोलैप्स मिलेगी, ड्राफ्टिंग होगी, फ्लेयरिंग होगी, जो है ऑक्लूजल ट्रामा होगा, सीवियर मोबिलिटी होगी। मतलब ऐसा लगेगा इस केस में मुझे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाना होगा। तो ये सारी जो है फीचर्स आपको स्टेज 3 से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। वर्टिकल बोन लॉस जो है, बोन लॉस मिडिल से एपिकल थर्ड तक मिलेगी, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस दोनों कंडीशंस में आपको ग्रेटर देन 5 mm मिलेगी। तो ये चार्ट जो है आपने याद करना है, इसके बेसिस पे आप स्टेजिंग जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 का डिस्टिंग्विश मैंने करना बता दिया है। आप लोग इसमें जो है सिर्फ रेडियोग्राफिक बोन लॉस को फॉलो कर रहे हो सकता है आपको ऐसा कोई केस ना मिला हो सकता है आपने जिंजाबल रिसेशन देखी हो तो उसमें आपने क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस का आपको कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन आप रेडी रहें, कोई भी केस आ सकता है ऐसा। जनरलाइज टूथ फियर के स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेरियोडोंटाइटिस होती है, तो वहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन में ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस भी काम आ जाएगी, रेडियोग्राफिक बोन लॉस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका है स्टेजिंग का। बाकी लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड का तो आपको पता है। अगर मुझे दो एक ही क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ये सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं आप कहूँगा डायग्नोसिस में कि लोकलाइज पेरियोडोंटाइटिस है। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। बाकी स्टेजिंग में ये चार्ट याद रखना। इसमें दो चीज़ें हैं, सीवियरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। सीवियरिटी में आप तीन चीज़ें देखें, कोशिश करें प्रैक्टिस में देखें, कोई ऐसा केस ज़रूर मिलेगा आपको। मुझे मिलते थे भाई क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, इसलिए मैंने इस पे काम किया। रेडियोग्राफिक बोन लॉस आप देख रहे हैं वही सही है, सिंपल है, लेकिन और भी चीज़ें आप देखें ताकि आप वहाँ पे जस्टिफाई कर सकें, अच्छे से अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो पूछें, फिर हम आगे चलें। जी डॉक्टर हसन, आपने जो मुझे कहा ना कि फुल पेरियो केसेस में हम 16 पेरियपाइकल्स और 4 बाइट विंग लेते हैं, तो हाँ, इसका आप थोड़ा बताएंगे कि 16 पेरियपाइकल्स क्यों ले रहे हैं? मतलब उसमें से ये मुझे नहीं समझ में आई बात। ये इसलिए क्योंकि जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस है ना आपकी, तो उसमें जी। आप ईच क्वाड्रेंट को, एंटीरियर्स के लिए आपके क्या होंगे, पीए व्यूज होंगे, पोस्टीरियर्स के लिए क्या होंगे, आपके बाइट विंग्स होंगे। बाइट सही। तो इस वजह से आप अगर फुल ऐसा लग रहा है ये केस पेरियो का है, तो आपने वहाँ हम्म। पे इन्वेस्टिगेशन मांग लेनी है कि फुल रेडियोग्राफिक सीरीज चाहिए, मतलब तो जो आप। बाइट विंग हम 4 ले रहे हैं ना, वो मतलब कैसे हम 4 किस किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि इसमें मोलर्स और प्री मोलर्स दोनों आ जाएंगे, इसलिए फोर्स ले रहे हैं, 4 ले रहे हाँ हैं बाइट विंग्स। हाँ हाँ, मैं यही यही बता रहा हूँ ना, आपके प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों आएंगे उसमें। अपर राइट के अलग आएंगे, अपर लेफ्ट के अलग आएंगे आपके। और पेरियपाइकल में जो 16 ले रहे हैं वो किस बेसिस पे? वो ओवरऑल आपके रिमेनिंग जो डेंटिशन है उसमें प्री मोलर हो गए, आपके एंटीरियर्स हो गए सारे, अपर एंटीरियर्स, लोअर एंटीरियर्स, ये रिकमेंडेड है आपकी, है कैरेंजा में लिखा हुआ है। सही। मतलब जो पेरियपाइकल ले रहे हैं वो सिर्फ हम एंटीरियर के लिए ले रहे हैं या दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के ले रहे हैं? वो एंटीरियर्स के लिए भी होंगे आपके उसके में। सही हो। ठीक है। इसमें बताएं, कोई और पूछना हो कुछ? क्या नाम है इनका, डॉक्टर फजीला आप पूछ रही थी ना ये, इसमें बताएं, फिर हम आगे चलें। आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं डायग्नोसिस? हम लोग तो डायरेक्टली बस ओपीजी देख रहे हैं, ओपीजी पे ही सिवियरिटी देख रहे हैं। बाकी ये क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस और अदर टूथ लॉस को तो खैर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। बस ये रेडियोग्राफ में ही देख रहे हैं चलें, ओपीजीज में। आपको ये चीज़ें काम आएंगी अगर आपको कोई केस मिल जाता है पेरियो का, तो
आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले बहुत ज़्यादा आते थे लॉन्ग केस ऐसे पेरियो के, तो उस हिसाब से ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। रिसेशन तो बहुत या केसेस। डॉक्टर हसनैन, सॉरी डॉक्टर फजीला, आप कंटिन्यू करें, मैं सवाल पूछूंगी बाद में। डॉक्टर हसनैन, रिसेशन के तो बहुत मिलते हैं, पर जैसे सिंगल टूथ में थोड़ी सी रिसेशन हो जाए, मतलब थोड़ी सी बिल्कुल सीमेंटो एनामल जंक्शन के बिल्कुल नीचे, फिर भी हम लोग उनको बताएंगे कि लेंथ इतनी नहीं, है हमारी अगर की। आप नहीं, आप उसका नहीं बताएंगे, जो ग्रेटेस्ट लॉस होगा ना जिस साइड पे, आप सिर्फ उसका बताएंगे। अच्छा। माइल्ड सही। मॉडी, इसके पूरे चार्ट के ऊपर ही पॉइंट लिखी हुई है ना, जी जी, हाँ वो क्लिनिकल। तो पढ़ी हाँ, जी। तो ये, ठीक है जी। जी डॉक्टर महविश डॉक्टर आप। हसनैन, शायद हाँ मैं ये कह रही थी, आप शायद ये कह रहे थे कि जो बक्कल रिसेशन अब ज्यादातर बक्कल साइड पर होती है ना, आप हाँ, ये कह रहे थे कि हमने बक्कल पे रिकॉर्ड करनी है, इंटरडेंटल भी तो होती है वो, जो नहीं हमारी मैंने क्लासिफिकेशन है, मिलर्स क्लासिफिकेशन है। नहीं मैंने ये कहा है, अगर इंटर प्रॉक्सिमली भी हो, देखना ये कि सीवियर किस तरफ है। ओके, अगेन वही जैसे हम बीपी में कर रहे हैं, जो सीवियर होगा ना हमने वही कोड लिखना है, जी बिल्कुल, मेंशन वही करना, जो चाहे सीवियर होगी किसी भी आपने वही हम्म, जो है साइड लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज ये ठीक है कि पर आप, हाँ पूछें। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, सॉरी। पूछे, मैं तो ऐसी पॉइंट बता रहा था आप लोगों को। हाँ, मैं ये रिसेशन का ही मतलब दो तीन लोगों से पहले भी कहा है ना, तो नहीं इतना टाइम नहीं होता, बस आपको दिख रहा है ना रिसेशन है, अब बस देख के बस बता दो ये मिलर्स क्लास 1 है या 2 है या 3 है। अगर इस तरह से हम बिल्कुल डेप्थ में पेरियो कंपोनेंट्स में चले जाते हैं, अब देखिए ना, प्रोबिंग ही अच्छा खासा टाइम ले लेगी, फिर हम रिसेशन भी करने लग जाएं, अगर आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि बस हमने जो प्रोबिंग की है उसी में ही हम एक एस्टिमेट लगा लें कि ये जो है ना हमें रिसेशन मिल रही है, बस इतना काफी है, इनफ है, या करना पड़ेगा। नहीं, करना तो पड़ेगा वो। अगर ऐसा केस होता है ना जिसमें ये सारे पैरामीटर्स आपको मिल गए, तो फिर करना लाजमी होगा। और दूसरी चीज, वहां ठीक पे है। जैसे आप पॉकेटिंग वगैरह चेक करेंगे ना, तो वो एक एग्जामिनर आके पूरी टेक्निक देखेगा आप प्रोब का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, पेशेंट को तकलीफ तो नहीं हो रही। तो वहां पे सबसे पहले आप टॉपिकल मांगिएगा, टॉपिकल देंगे तो वैसे नहीं, लेकिन प्रोबिंग करने से पहले आप टॉपिकल मांगिएगा। मुझे लास्ट में दिया था जब मेरा टाइम खत्म होने वाला था प्रोब। अच्छा, तो टॉपिकल हमें लेना होगा, राइट। टॉपिकल जो है आइडियल है, आप जब भी पॉकेटिंग करने जाएं तो इन्वेस्टिगेशन में आपने टॉपिकल मांगना है। हम्म। हाँ वैसे मैं जब भी पेशेंट्स को कर रही होती हूँ ना, तो पेशेंट्स करने ही नहीं देते प्रोबिंग, सब जिंजाइवली तो प्रोब डालने ही नहीं देते। ठीक है। ठीक है, इसमें काफी चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये ये चीज, प्रोब तो अपना लेके जाना होता है ना, मतलब आप लेके गए थे, मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ। आप नहीं कह रहे हैं ना मैं कि मुझे लास्ट में दिया था, तो इस नहीं नहीं, मैं प्रोब अपना नहीं लेके गया था। अच्छा सही। हाँ, अभी तो सारे सीनियर्स कह रहे हैं हमें कि आपको लेके जाना है अपना। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, अब शायद चेंज हो गया वो, आप लेके जाइएगा सारी चीजें अब। जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें न्यू होंगी, लेकिन कोई केस हो सकता है ऐसा पेरियो का हो जिसमें आपको ज़रूरत पड़े। इसकी सीक्वेंस याद रखिएगा, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, रेडियोग्राफिक बोन लॉस। और क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस का ये देखना, जिंजाइवल रिसेशन देखे वहाँ परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना। सिंपली ये देखना है कि हाईएस्ट कहाँ पे है। हर क्वाड्रेंट को आप क्लिनिकली चेक कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि प्रीमोलर्स पे भी है, कैनाइन पे भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीवियर कहाँ पे, प्रीमोलर पे, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस तो वैसे ही आपकी हुई होगी पॉकेटिंग पे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आती है सबसे जो है दूसरी चीज, जो ग्रेडिंग की है, जो आप बात कर रहे थे। ग्रेडिंग जो है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कितनी स्प्रेडिंग है, रैपिडली प्रोग्रेसिव। सर, हाँ बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो असल में आप टेक्स्ट पे, अगर रिसेशन हमें फॉर एग्जांपल लोअर में 4 to 5 फीट पे मिल रही है और अपर में भी 5 to
आपकी आवाज जो है ना ठीक वो पे कट मिल गई है, रही थोड़ा है सा हमें। रिपीट करें तो दोबारा से। हर रिसेशन की पूरी मेजरमेंट ये हर टूथ करनी थी। आप थोड़ा सवाल दोबारा रिपीट करें, आपकी सर मैं बीच। कह रही हूँ कि अगर मेरा किसी अपर में और लोअर में दोनों में मतलब मैक्सिमम, अब आ रही है आवाज? बात आ जी रही है अब? आवाज आ रही है, आप बोले। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैक्सिला में और मैंटिबल में अगर मुझे 5 to 6 टीथ मिलते हैं विथ रिसेशन, और मैक्सिला में भी मुझे 5 to 6 टीथ मिलते हैं रिसेशन में, तो हमें एक एक टूथ पे सारी क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, नहीं फिर वो लेंथ चेक करना, फिर रेडियोग्राफिकली बोन लॉस को असेस करना, ऐसे नहीं नहीं, होगा या जैसे रेमजॉफ्ट के ये स्पेसिफिक बिल्कुल कुछ टूथ है? आप स्पेसिफिक ट्रुथ को ये फॉलो आप थोड़ा करें। क्लियर कर काइंडली। हाँ, देखें, अच्छा, इस तरह सही। केसेस आपको मिलेंगे, हो सकता है मिलें, ठीक है, जिसमें जिंजाइवल रिसेशन मल्टीपल जी दांतों में हो, एंटीरियर्स पे हो, प्री मोलर्स पे भी हो, ठीक है। आपको जी बोन लॉस का तो आइडिया वैसे जी ही शुरू में हो जाएगा जब आपके पास ओपीजी आएगा, ठीक है। जी। जब आप क्लिनिकली एग्जामिनेशन कर रहे होंगे ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या चीजें होंगी, आप पॉकेटिंग चेक कर रहे हैं, आपको मोबिलिटी भी देखनी है, आपने फर्केशन देखनी है। तो उस दौरान आप हम्म। देखें जो मोस्टली अफेक्टेड तो ना आप उसकी क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस कैलकुलेट कर लें, अच्छा, हाँ ठीक फिर है। ठीक है। अब जी होगा क्या अगर फॉर एग्जांपल आप उसको छोड़ देती हैं, तो कोई एग्जामिनर ऐसा होगा जो मतलब पूछेगा भाई इस केस में इतनी रिसेशंस थी, बोन लॉस थी, आपने स्टेजिंग भी कर दी, आपने क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस तो नहीं बताई इस केस की, हम्म। ठीक है। तो ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आप सिर्फ इस तरह देखें जैसे क्वाड्रेंट वाइज हम करते हैं ना, 6-1-4 वाले फार्मूले को फॉलो करके जो जी ग्रेटेस्ट पॉकेटिंग डेप्थ आप चेक करते हैं, आपने उसी फार्मूले को फॉलो करके क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस कैलकुलेट करनी है। जी ठीक है सर। थैंक यू। जी दो चीजें हैं ना डॉक्टर आपके हसन। पास। हाँ, पूछे। जी जी कंटिन्यू, सॉरी सॉरी बस आपको पूछे, बस बीच में ये इंटरप्ट हम किया। ग्रेडिंग जो है ना, ये लिंक कैसी टाइम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा जो होगा ना उसमें करेंगे डिस्कस। अच्छा, डॉक्टर वासफा कह रही हैं कि रिकॉर्ड कर लें क्योंकि वो हाँ अटेंड ये, नहीं कर पाएंगी। जी ये रिकॉर्ड पे है, डॉक्टर वासफा के लिए उनको बता दें, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ चलें मैं, ठीक है। ठीक ओके है। ओके। जी। तो अब तक सिर्फ हमने स्टेजिंग की है और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है केस में, तो वही डिस्कस किया है। ये टाइम खत्म हो रहा है, 8 मिनट्स के बाद आप दोबारा ज्वाइन करना, मैं मैसेज करूँगा। फिर उसमें ग्रेडिंग और ट्रीटमेंट के लिहाज से आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे याद रखनी, ठीक है।